हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों एक ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर किंग चार्ल्स तृतीय ने 2 ब्रिटिश भारतीयों से वापस ले लिया है सम्मान। दोस्तों वो भी क्यों वापस लिया है आप भी जानकर कहेंगे शर्म आनी चाहिए इस चार्ल्स तृतीय को। बांग्लादेशी हिंदुओं का पक्ष लिया, मोदी को सपोर्ट किया जैसा इल्जाम लगवा करके वापस ले लिया सम्मान। बताएंगे सबसे बड़ी और शर्मनाक खबर किंग चार्ल्स को लेकर दोस्तों भारत से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी है ये खबर। साथ ही नॉर्थ ईस्ट में क्या इंटरनेट गुल करने की साजिश रचा है इस यूनुस ने। यूनुस सरकार ने पलट दिया हसीना का वो बड़ा फैसला, भारत संग तोड़ दिया अहम प्रोजेक्ट का टेंडर। जी हाँ, तो वहीं हाल ही में बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर फिर हमला किया गया दोस्तों। इस बार जो हालत हुई है वाकई में बहुत ही शर्मनाक खबर है। साथ ही साथ बताएंगे अब अमेरिकी नेताओं ने खुद बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर स्टैंड लिया है दोस्तों। बताएंगे किसने क्या कहा। साथ ही साथ आखिरकार पूरा हो गया चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट, अब यहाँ क्या करेगा ये ड्रैगन। तो एक से एक बड़ी खबर बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेशी हिंदुओं का पक्ष लिया, मोदी को सपोर्ट किया, इसीलिए किंग चार्ल्स तृतीय ने 2 ब्रिटिश भारतीयों से वापस ले लिया सम्मान। जी हाँ, किंग चार्ल्स ने ब्रिटिश भारतीय समुदाय के 2 नेताओं से सम्मान वापस ले लिया है। इनमें से एक से बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बात करने और दूसरे से भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए सम्मान छीन लिया गया है। ब्रिटिश भारतीय समुदाय की ये 2 प्रमुख हस्तियां रामी रेंजर और हिंदू काउंसिल यूके के मैनेजिंग ट्रस्टी अनिल भनोट हैं। दोनों से ये सम्मान किंग चार्ल्स तृतीय ने वापस लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को लंदन गजट में यह घोषणा की गई। दोनों से अपना प्रतीक चिन्ह बर्किंघम पैलेस को लौटाने के लिए कहा जाएगा। रेंजर और भनोट ने इसकी निंदा करते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। किंग चार्ल्स ने करोड़पति रोमी रेंजर से सीबीआई की उपाधि और लीसेस्टर में सामुदायिक कला केंद्र चलाने वाले अकाउंटेंट भनोट से ओबीई की उपाधि छीनी है। एक जब्ती समिति उन मामलों पर विचार करती है जिनमें सम्मान धारक को सम्मान प्रणाली को बदनाम करने वाला माना जाता है। जब्ती संबंधित समिति की सिफारिशें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के माध्यम से राजा को सौंपी गई। तो वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थक और ब्रिटेन स्थित एफएमसीजी फर्म सनमार्ग लिमिटेड के संस्थापक लॉर्ड रामी रेंजर के प्रवक्ता ने फैसले को अन्यायपूर्ण बताया और कहा कि रेंजर इसे चुनौती देंगे। अब ऐसे में किंग चार्ल्स ने जिस प्रकार से ये शर्मनाक हरकत की है दोस्तों और ब्रिटिश भारतीय समुदाय के 2 नेताओं से सम्मान वापस ले लिया है, वाकई में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सम्मान देने के बाद उन्होंने अच्छी चीजों के लिए आवाज उठाई है तो उन्होंने ये सम्मान ही वापस ले लिया, उनसे छीन लिया, एक तरीके से उनकी घनघोर बेइज्जती की है। इस पर दोस्तों एक भारतीय होने के नाते आपकी राय तो बनती है दोस्तों, ऐसे किंग चार्ल्स पर आपकी क्या राय होने वाली है। तो वहीं आपको बता दें नॉर्थ ईस्ट में क्या इंटरनेट गुल करने की साजिश रच रहा है मोहम्मद यूनुस। उसकी सरकार ने पलट दिया हसीना का वो वाला फैसला, भारत संग तोड़ दिया अहम समझौता। दोस्तों भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना को बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार ने बैंड विड्थ ट्रांजिट सुविधा प्रदान करने का भारत के साथ किया गया समझौता रद्द कर दिया है। यह निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है जब क्षेत्रीय डिजिटल हब के तौर पर बांग्लादेश की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश को माध्यम से अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए इंटरनेट ट्रांजिट सुविधा की मांग की थी। इसके तहत बांग्लादेश के सीमा पर इंटरनेट सर्किट स्थापित कर डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक ट्रांजिट लिंक तैयार किया जाना था। पहले से इस पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के दौरान सहमति भी बन गई थी। समिट कम्युनिकेशंस और फाइबर एट होम जैसी बांग्लादेशी कंपनियों ने भारतीय कंपनी भारतीय एयरटेल लिमिटेड के साथ मिलकर यह प्रस्ताव बीटीआरसी बोले तो बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन के पास रखा था। जी हाँ, यूनुस सरकार ने बीटीआरसी के माध्यम से 1 दिसंबर को यह समझौता रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। बता दें इसी बीच एक और खबर है, बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर फिर बड़ा हमला, कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ के बाद लगाई आग। जी हाँ, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हमला जारी है। शुक्रवार रात को ढाका में एक और हिंदू मंदिर को निशाना बनाने की खबर है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कट्टरपंथियों ने इस्कॉन नमहट्टा मंदिर ढाका पर शुक्रवार रात हमला किया। बताया जा रहा है कि पहले मंदिर में तोड़फोड़ की गई, इसके बाद भीड़ ने देवी देवताओं की मूर्तियों में आग लगा दी। बांग्लादेश में स्थित इस मंदिर का प्रबंधन इस्कॉन कर रहा था। वहीं इस हमले के बाद एक बार फिर हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि कट्टरपंथी लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और मोहम्मद यूनुस मुख्य दर्शक बने रहते हैं। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने इसकी घटना की पुष्टि की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मंदिर की टीन की छत हटा दी गई और मूर्तियों को जलाने से पहले उन पर पेट्रोल डाला गया। एक सप्ताह पहले इस्कॉन नमहट्टा केंद्र को मुस्लिम भीड़ ने जबरन बंद करा दिया था। चिन्मय कृष्ण दास प्रमुख और उनके सहयोगियों की हाल ही में हुई गिरफ्तारी हिंदू संगठन इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास और देशद्रोह के मामलों के जरिए हिंदू विरोध को दबाया जा रहा है। हिंदुओं का उत्पीड़न जारी है। दोस्तों राधा रमन दास का ये ट्वीट
ट्वीट भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है, लेकिन आप यूं समझ लीजिए कि लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदू समुदाय को परेशान किया जा रहा है और परेशान भी परेशान की तरह नहीं बल्कि जीते जी मर जाए जैसी स्थिति पैदा कर दी है दोस्तों हिंदुओं को लेकर इन कट्टरपंथियों ने। साथ ही साथ आपको बता दें अब इस मुद्दे पर अमेरिकी सांसद ने बड़ा बयान दिया है और इन हिंदुओं का समर्थन किया और करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बनाया जा रहा है निशाना, तुरंत बंद करो हिंदू विरोधी हमले। जी हाँ दोस्तों, हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस बीच अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य राजा कृष्ण मूर्ति ने इस्कॉन संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और बांग्लादेश में फैली अशांति पर चिंता जताई। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से मानवाधिकारों को बनाए रखने, कानूनी सुरक्षा की गारंटी देने और हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा खत्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू और अन्य के खिलाफ जारी हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। मैं बांग्लादेश सरकार से शांतिपूर्वक तनाव कम करने के लिए निर्णायक कदम उठाने का आग्रह करता हूं। वहीं दोस्तों एक और नया गुल खिलाने की तैयारी में है मोहम्मद यूनुस, वो भी बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी के साथ, और शेख हसीना को देंगे झटका, भारत की बढ़ाएंगे चिंता। क्या है वो नया गुल आपको बता दें। दरअसल बांग्लादेश में चुनाव कराए जाने की मांग के बीच मोहम्मद यूनुस एक नई सरकार बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। दावा है कि नई सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को छोड़कर बाकी दलों को शामिल किया जा सकता है। यूनुस का प्लान खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बोले तो बीएनपी इस्लामिस्ट, जमाते इस्लामी और दूसरी दक्षिणपंथी पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाने का है। इस कदम से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पर खराब असर होगा, जो पहले ही तनाव के दौर से गुजर रहा है। ये भारत के लिए भी चिंता का सबब है, क्योंकि बीएनपी और जमाते इस्लामी का रुख पाकिस्तान से नरमी और भारत विरोधी रहा है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट की बात करें तो उसके मुताबिक मौजूदा अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अवामी लीग को फांसीवादी पार्टी बताकर उसे दरकिनार कर रहे हैं। साफ है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी को सरकार में शामिल नहीं करना चाहते। ऐसे में यूनुस अवामी लीग विरोधी राजनीतिक दलों को शामिल करके एक अंतरिम सरकार बनाने पर विचार कर रहे हैं, ताकि फिलहाल चुनाव को टाला जा सके। दोस्तों जब से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी है, ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपने अंदर भारत खिलाफी अभियान को भर कर बैठे हुए थे और जैसे ही सरकार में आए हैं लगातार एक के बाद एक भारत विरोधी फैसले लेने लगे हैं। शुरू में आपको इंटरनेट को लेकर हमने बताया, इससे पहले पाकिस्तान को बिना वीजा के इजाजत दे दी है बांग्लादेश में, ताकि वो भारत में भी आतंकवाद को फैला सके इस साइड से भी। यानी कि इन लगातार भारत विरोधी फैसलों ने वाकई में भारत को तो चौंका ही दिया है, लेकिन बांग्लादेश अपनी हालत जरूर खराब कर लेगा और इसमें पिसेगा तो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय जो लगातार प्रताड़ना को झेल रहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं ये प्रताड़ना बहुत जल्द और जितनी जल्दी हो सके कम होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है अपने वीडियो को तो हमें सपोर्ट करने के लिए जरूर लाइक करिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप लोग लगातार हमारे वीडियोस को, खबरों को प्यार देते हैं और बहुत सालों साल से आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए आए हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, आखिरकार पूरा हुआ चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट, पाकिस्तान में ग्वादर एयरपोर्ट बनकर तैयार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ क्या करेगा ड्रैगन, क्या उसका अभियान जो उसकी मंशा थी क्या पूरी हो पाएगी। बता दें चीन जिस भी काम को ठान लेता है उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, ये तो सच्चाई है। इसी कड़ी में उसने पाकिस्तान के ग्वादर एयरपोर्ट का काम पूरा कर लिया है। इसी के साथ चीन पाकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। दिसंबर के अंत तक पाकिस्तान का इंटरनेशनल ग्वादर एयरपोर्ट पूरी तरह से संचालित होने के लिए तैयार है। ये एयरपोर्ट एक तरफ तकनीकी उत्कृष्टता का उदाहरण है, तो इसके साथ ही साथ दोनों देशों के घनिष्ठ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का भी प्रतीक है। इस प्रोजेक्ट को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के तहत विकसित किया गया है, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको बता दें ग्वादर एयरपोर्ट का उद्घाटन पाकिस्तान और चीन के बीच गहराते संबंधों की गवाही देता है। इस एयरपोर्ट के जरिए न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव भी मजबूत होगा। ये एयरपोर्ट न केवल पाकिस्तान की आर्थिक आकांक्षाओं को साकार करेगा बल्कि चीन की डिजिटल और आर्थिक सिल्क रोड की योजनाओं को भी बढ़ावा देगा। जी हाँ, उधर आपको बता दें भारत को F-35A लड़ाकू विमान ऑफर कर सकता है अमेरिका। पाकिस्तान के चीनी J-35A का होगा जवाब, बदल जाएगा शक्ति संतुलन। बता दें पाकिस्तान अपनी वायुसेना के लिए चीनी J-35A 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर का अधिग्रहण कर सकता है। ये एक ऐसा कदम है जो दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है। भारत के पास वर्तमान में 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं है। विशेषज्ञों का आकलन है कि बदली हुई भू राजनीतिक परिस्थितियों में अमेरिका भारत को F-35A की पेशकश कर सकता है, जो क्षेत्रीय संतुलन के लिए चीनी J-35A का जवाब होगा। ये कदम अमेरिका भारत रक्षा संबंधों में एक रणनीतिक बदलाव को चिन्हित करेगा। जी हाँ, चीन का J-35 स्टील्थ फाइटर Z-35A एडवांस एवियोनिक्स से लैस है, जिसमें आधुनिक हथियारों को तैनात करने की क्षमता है। अगर पाकिस्तान इस विमान को हासिल करता है तो ये अपनी हवाई युद्ध की क्षमताओं को महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। इसमें क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदलने की संभावना है। हालांकि J-35A ने भी अभी वास्तविक युद्ध में अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया है। तो वहीं बता दें, चीन संग विवादित BRI डील कर ज्ञान देने लगे नेपाली नेता कहने लगे भारत डरे नहीं, उनको भी लाभ होगा। जी हां, ओली को चीनी कर्ज से दिक्कत नहीं है। बता दें, नेपाल में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री रघुवीर महासेठ ने शुक्रवार को कहा कि भारत को नेपाल और चीन द्वारा हस्ताक्षरित बेल्ट एंड रोड समझौते पर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इस संपर्क परियोजना से नई दिल्ली को भी लाभ हो सकता है। नेपाल और चीन के बीच कई अरब डॉलर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते पर बुधवार को हस्ताक्षर किए गए, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस समझौते पर नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की चीन की आधिकारिक यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। महासेठ ने कहा कि अगर नेपाल अपने हितों को ध्यान में रखते हुए चीन से ऋण लेता है तो किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल अपने क्षेत्र में दोनों पड़ोसियों भारत और चीन के खिलाफ गतिविधियों की अनुमति नहीं देगा। उल्लेखनीय है कि भारत ने BRI पर आपत्ति जताई है और इस परियोजना के विरोध में दृढ़ता से खड़ा रहा। तो वहीं बता दें, भारतीयों के लिए MEA ने यानी कि विदेश मंत्रालय ने जारी कर दी एडवाइजरी, कह दिया सीरिया की यात्रा ना करें और साथ में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। क्या है कारण, बता दें। दरअसल सीरिया में गृह युद्ध जैसे हालात के बीच बड़े शहर अलेप्पो पर जिस तरह से सरकार विरोधी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है, इस बीच हमले की आशंका के चलते सीरिया के तीसरे बड़े शहर होम से हजारों लोग भी पलायन कर रहे हैं। देश के बड़े शहरों पर विद्रोहियों का नियंत्रण राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए बड़ा झटका है। सीरिया एक बार फिर गृह युद्ध जैसी हालात में पहुंच चुका है। कई सालों तक ISIS का दंश झेलने के बाद फिर वहां आतंक का साया देखने को मिल रहा है। वहीं बता दें, लाइव टीवी पर सिर झुकाकर साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने मांगी माफी, महाभियोग से पहले स्वीकार कर दी गलती। जी हां, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने मार्शल लॉ लगाने की अपनी कोशिश के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित अपने भाषण में झुककर अपनी गलती स्वीकार की है। ये माफी उस दिन आई है जब उनकी संभावित महाभियोग प्रक्रिया पर मतदान होने वाला है। यून ने कहा कि उन्होंने अपने फैसले के लिए कानूनी और राजनीतिक जिम्मेदारी से बचने का कोई प्रयास नहीं किया और ये फैसला उनके बेहद हताशा से प्रेरित था। उसके बाद सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हान डोंग हुन ने कहा कि यून अब सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने की स्थिति में नहीं है और उनका इस्तीफा अब अनिवार्य है। वहीं बता दें, असम के होटलों में बांग्लादेशी नागरिकों की नो एंट्री हिंदुओं पर हमलों के विरोध में अब उठाया गया ये बड़ा कदम। जी हां, बांग्लादेश में मच रहे बवाल के बाद असम के होटल संचालकों ने बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत किसी भी होटल में बांग्लादेशियों को एंट्री नहीं मिलेगी। असम की बराक घाटी जो बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र से 129 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है, ऐसे में होटल एसोसिएशन ने यह बड़ा कदम उठाया है। एसोसिएशन ने घोषणा किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में वे तब तक बांग्लादेशी नागरिकों को अपनी सेवाएं सर्विसेज नहीं देंगे जब तक कि वे वहां के हालात में सुधार नहीं होता और वहां हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं होते। ऐसे में दोस्तों, इस फैसले का क्या आप समर्थन करेंगे? क्या बिल्कुल सही फैसला लिया गया है? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी करिएगा। साथ ही साथ बता दें, बाबरी मस्जिद पर एक पोस्ट की वजह से सपा ने महाराष्ट्र में छोड़ दिया MVA गठबंधन का साथ। क्या है पूरा मामला, बता दें। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी द्वारा बाबरी मस्जिद ढाए जाने और संबंधित अखबार के विज्ञापन की सराहना किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने शनिवार को विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की घोषणा की। महाराष्ट्र विधानसभा में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। सपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख अबू आजमी ने कहा कि शिवसेना द्वारा बाबरी मस्जिद को ढाए जाने के लिए लोगों को बधाई देते हुए एक अखबार ने विज्ञापन दिया गया था। उद्धव ठाकरे के सहयोगी ने भी मस्जिद को ढाए जाने की सराहना करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। आजमी ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि हम MVA छोड़ रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव से बात कर रहा हूं। शिवसेना उबाठा के विधान पार्षद मिलिंद नार्वेकर ने बाबरी मस्जिद ढाए जाने की घटना पर पोस्ट किया था, जिसके जवाब में सपा ने यह कदम उठाया है। जी हां, इसी बीच ये की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी बताना कमेंट में बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, X के माध्यम से मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।